वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा पहुँचने पर कायम मकाम गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा और ग्रैंड जिरगे में शिरकत करेंगे। मार्का हक की कामयाबी, कौमी अज़्म का सबूत, पाकिस्तान कभी किसी दबाव में नहीं आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के शहदा को खराज अक़ीदत। इंसदाद दहशत गर्दी से तवज्जो हटाने की दुश्मन की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। तलबा और अफसरान फ़राइज़ इंतहाई लगन, जज्बे और अज़्म के साथ अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तलबा, अफसरान और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की फैकल्टी से खिताब। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की रियासती रिट को चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश। खुजदार के इलाके सोराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रहायशगाह पर बुज़दिलाना हमला, बैंक लूट लिया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए। हमले के दौरान रेवेन्यू के आला अफसर हिदायत बुनीदी शहीद। दहशतगर्दों ने भारतीय प्रॉक्सीज की इमा पर कार्रवाई की। दुश्मन अनासर की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सोराब बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। शहीद होने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खराज अक़ीदत। शहीद के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। हिदायतुल्लाह बुलेदी ने बहादुरी की आला मिसाल कायम की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहदे के कवी इम्कानात। तिजारती मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुक्काम अमरीका जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई जारी रखी तो दोनों के मुआहदे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की जॉइंट बेस एंड्रयूज़ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमसन गेरियर के दरमियान राबता। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तिफ़ाक। मुज़ाकरात जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़्म का इआदा। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमायां इजाफा। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में $1 अरब से जायद की सरमायाकारी। अमरीका की जानिब से $11 करोड़ जबकि बरतानिया की जानिब से $21 करोड़ सरमायाकारी रिकॉर्ड। बढ़ती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। भारतीय तवक्कुआत के बरक्स कोलंबिया हुकूमत ने भारत की बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। कोलंबिया की हुकूमत ने भारतीय हमलों में पाकिस्तान में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। शशि थरूर का कोलंबिया की हुकूमत पर तनकीद। दहशत गर्दों और उनके खिलाफ दिफा करने वालों में कोई मसावात नहीं हो सकती। मोदी हुकूमत पर शिवसेना पार्टी के संजय रावत की शदीद तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर या सियासत, मोदी सरकार का ड्रामा बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर संजय रावत ने अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं। पहलगाम में औरतें बेवा हो गईं और दिल्ली में सियासत का मेला लगा हुआ है। संजय रावत। भारतीय फजाइया भारतीय जनता पार्टी के हाथों रुस्वा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी और भारतीय तैयारों की तबाही पर भारतीय सियासतदान अपनी ही फजाइया पर बरस पड़े। मशरक़ी उधमपुर में बीजेपी के रुकन लोकसभा रणधीर सिंह पटियाला ने भारतीय फजाइया को नालायक और नाअहल करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ। हमारी फजाइया नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है।
मोदी सरकार की मुजरिमाना खामोशी और अकलियत दुश्मन पॉलिसियां बेनकाब। छत्तीसगढ़ के कबायली इलाकों में मसीही खानदानों पर हिंदुत्वा ग्रोहों के हमले मामूल का हिस्सा। खातीन और बच्चे निशाने पर हमलों में मसीही ज़बरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर। इनकार की सूरत में उन्हें तशद्दुद, बाइकआउट और जिलावतनी का सामना। इबादत गाहों की तोड़ फोड़, खातीन और बच्चों पर तशद्दुद मामूल। डिवाइड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी एनओसी खत्म करने का हुक्म। रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला। ईद उल अजहा की आमद कुर्बानी का जज्बा उरूज पर। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। मंडियों में भाव उरूज पर कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरीदार परेशान। छुट्टियों का मजा दोबाला करने को बच्चे जानवर जल्दी घर लाने को बेताब। ईद उल अजहा के लिए खास तौर पर पाले गए बकरे कुर्बानी के लिए तैयार। रहीम यार खान में मुख्तलिफ नस्लों के 4 लाख बकरे। मुटियारी के इलाके हाला में एशिया की बड़ी ऊंट मंडी सज गई। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सहूलियात और इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशां। सरदार यूसुफ का रात गए हज मिशन अमले के हमरा रिहाइश गाहों, किचन और ट्रांसपोर्ट का तफसीली जायजा। आज़मीन हज की शिकायत पर फौरी एक्शन। हुकूमत की कोशिश है कि हर हाजी को आरामदेह और बावकार सहूलियात मुयसर हों। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ। गजा जंगबंदी माहिदे के करीब हैं। जंगबंदी की नई तजवीज़ पर हमास के बाज़ाब्ता जवाब का इंतजार है। जंगबंदी माहिदे का ऐलान जल्द मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। गजा पर इसराइली अफवाज के वसाई हमले। मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का लेज़र हथियारों के इस्तेमाल का ऐलान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स की 57 रन से कामयाबी। पाकिस्तान के 6 विकेटों पर 201 रन। साहिबजादा फरहान के 74, हसन नवाज के नॉट आउट 51 रन। बांग्लादेश 19 ओवर्स में 144 रन बनाकर आउट। इब्रार अहमद की 3 विकेटें। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल लाहौर में होगा। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कतर में पहली एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तानी पावर लिफ्टिंग चैंपियन सिबल सोहेल ने तिलाई तमगा जीत लिया। सिबल सोहेल ने 59 किलोग्राम कैटेगरी में 95 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चैंपियनशिप में 4 तिलाई और 1 कांसी के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 5 हो गई। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुराज़म। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में पहली ही मरतबा 86.34 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। मुकाबला फाइनल आज होगा। पेरिस में टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज चौथे मरहले में पहुंच गए। अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो ने हमवतन सेबास्टियन कोर्डरा को हरा दिया। और 21 मराहल पर मुश्तमिल जीरो डी इटालिया साइकिल रेस। फ्रांस के निकोला प्रोडोम की ग्रांड टूर में पहली कामयाबी। 19वां मरहला अपने नाम कर लिया। मैक्सिको के आइजक डेल टोरो ने मजमूई बर्तरी मजीद मुस्तहकम कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पहुँचने पर कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई और वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ग्रैंड जरगे में भी शिरकत करेंगे।
وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور رکن قومی اسمبلی جمال خان کاکڑ بھی کوئٹہ پہنچے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی ایک بار پھر ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی مذموم کوشش۔ خضدار کے علاقے سوراب میں بینک اور انتظامی آفیسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ حملہ کیا اور بینک لوٹ لیا، مختلف سرکاری افسران کے گھر جلا دیے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق حملے کے دوران ریونیو کے اعلیٰ افسر ہدایت اللہ بلیدی شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے بھارتی پراکسی اسکیما پر یہ کارروائی کی۔ دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ فتنہ ہندوستان کے بلوچ علاقوں اور خواتین اور بچوں پر حملوں سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ بھارتی حمایت یافتہ ان دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سوراب میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی مذمت کی اور شہید ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہید ہدایت اللہ بلیدی نے بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی قسم کی رکاوٹ کو ناکام بنایا جائے گا۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران، طلباء اور فیکلٹی ممبران سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے کشمیر کے دیرینہ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا اور بھارت کی آبی دہشت گردی کو غیر قانونی اور ناقابل قبول قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں بھارتی ریاستی کردار کو بھی اجاگر کیا اور جاری انسداد دہشت گردی کی مہم کو مؤثر قرار دیتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ دہشت گردی کی ہر شکل اور مظہر کو جڑ سے ختم کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے آپریشن بنیان و مرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی قیادت کے تحت پاکستان عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بن گئے۔ انہوں نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق میں کامیابی ہماری قومی عزم اور تمام قومی اداروں کی ہم آہنگی کا ثبوت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زیر تربیت افسران کو اپنی ذمہ داریاں بھرپور لگن، جذبے اور عزم کے ساتھ انجام دینے پر زور دیا اور کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کو مستقبل کے عسکری قائدین کی اعلیٰ تربیت پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تربیت صرف موجودہ تقاضوں کو نہیں بلکہ مستقبل میں میدان جنگ کے چیلنجز کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے، جو کہ چابک دستی، اختراع اور غیر متزلزل عزم کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سے قبل کوئٹہ آمد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کور کمانڈر کوئٹہ اور کمانڈنٹ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ نے کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے ایمبیسڈر جیمیسن گریڈی کے درمیان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت ہوئی۔ دونوں فریقین نے آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق کیا۔ فریقین نے مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی معاہدے کے قوی امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ تجارتی مذاکرات کے لیے پاکستانی حکام اگلے ہفتے امریکہ تشریف لا رہے ہیں۔ جوائنٹ بیس اینڈریوز پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت نے لڑائی جاری رکھی تو دونوں کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ Pakistan representatives are coming in next week. I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے مختلف ممالک کی جانب سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کی معیشت پر بھارتی حملے بے اثر رہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں مجموعی طور پر بہتری آئی ہے۔ چین کی جانب سے توانائی، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور صنعتی شعبوں میں $1028 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ امریکی اور برطانوی سرمایہ کاروں کی جانب سے بھی پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے سرمایہ کاری $111 ملین جبکہ برطانیہ کی جانب سے $215 ملین ریکارڈ کی گئی۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे के दौरान क़यादत से दोतरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का शुक्रिया भी अदा किया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। रमा हफ्ते के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सफारती महाज पर मुतहर्रक रहे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरों में वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी ताउन में इजाफे के साथ खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 25 मई को इस्तांबुल पहुंचे, जहां उनके तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती पर तुर्क अवाम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों की क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का अदा किया। पाकिस्तान और तुर्किया की क़यादत ने फरवरी में होने वाले आला सतह तज़वीराती ताउन कौंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपना अजीज दोस्त करार देते हुए दौरे पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, अजीज दोस्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द की मेज़बानी पर बहुत खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दूसरे मरहले में तेहरान पहुंचे, जहां उन्होंने सदर मसूद पेज़ेश्कियान से दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, इंसदादे दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत का हुजम 10 अरब तक ले जाने का भी फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वतन अजीज की इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के आज़म का अदा करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली ख़ामनाई को भारत के साथ हालिया तनाज़ा और इसके गासिबाना अज़ाइम से आगाह किया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ की। 4 मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान पहुंचे, जहां उन्होंने लाचीन में पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान सरबराह इजलास में शिरकत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हमायत पर तुर्क और आज़रबाईजान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें इस दोस्ती पर फख्र है। उन्होंने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को नई जहत देने के अज़म का अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने खिताब में कशीदा सूरत हाल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मुदब्बराना क़यादत को सराहा। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी की अज़म की तजदीद करते हुए कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब में भी शिरकत की। उन्होंने पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान को यकजान 3 कालब करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 28 मई पाकिस्तान और आज़रबाईजान के लिए बहुत अहम है। अहले पाकिस्तान इस दिन को यौम तकबीर, जबकि आज़रबाईजान के अवाम यौम आज़ादी मनाते हैं। 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दोशंबे पहुंचे, जहां उनकी ताजिक सदर इमाम अली रहमान से दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों की क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिक सदर को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में भी आगाह किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए जहारियत का रास्ता इख्तियार किया, जो जंगी इक़दाम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी था। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि तालीम, सिकाफत और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए ताउन में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और ताजिक सदर ने कासा 1000 मंसूबे को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम करार देते हुए इसकी तकमील के अज़म का इजहार किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
پاکستان کی آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی اور بھارتی طیاروں کی تباہی پر بھارتی سیاستدان اپنی ہی فضائیہ پر برہم ہو رہے ہیں۔ مشرقی ادھم پور میں بی جے پی کے رکن لوک سبھا رنبیر سنگھ پٹھانیہ نے بھارتی فضائیہ کو نالائق اور نااہل قرار دے دیا ہے۔ رنبیر سنگھ نے بھارتی فضائیہ کے بارے میں کہا کہ آپریشن سندور کے دوران سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو ان کو اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھتے تھے۔ رنبیر سنگھ پٹھانیہ کا اشارہ بھارتی فضائیہ کی نالائکی اور پاک فضائیہ کی کامیابی کی جانب تھا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 3 رافیل، ایک MiG-29، ایک Su-30 اور ایک معراج طیارہ مار گرایا۔ رافیل اور Su-30 جیسے جدید طیاروں کی تباہی نے بھارتی فضائیہ برتری کے تمام دعوے بے نقاب کر دیے ہیں۔ بھارت کی جانب سے تباہ شدہ طیاروں سے متعلق مکمل خاموشی بھارت کی شکست کے مترادف ہے۔ اور عالمی سطح پر بھی بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے۔ ششی تھرور کا کولمبیا میں پاکستان مخالف بیانیہ پذیرائی حاصل نہ کر سکا۔ بھارتی توقعات کے برعکس کولمبیا حکومت نے بھارت کی بجائے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ کولمبیا کی حکومت نے بھارتی حملوں میں پاکستان میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ بھارتی جارحیت کی مذمت کے بعد ششی تھرور نے کولمبیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے خلاف دفاع کرنے والوں میں کوئی مساوات نہیں ہو سکتی۔ کولمبیا کے سفارتی دورے میں ششی تھرور نے سندھ طاس معاہدہ، پہلگام حملہ اور آپریشن سندور جیسے موضوعات پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تھرور نے بھی بھارت میں ہونے والی دہشت گردی کا قصوروار پاکستان کو ٹھہرایا۔ کولمبیا پر تنقید سے قبل ششی تھرور امریکہ اور صدر ٹرمپ کے خلاف بھی سخت بیانات دے چکے ہیں۔ مودی حکومت پر شیو سینا پارٹی کے سنجے راوت کی شدید تنقید۔ پہلگام فالس فلیگ اور آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد سے بھارت کے اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آپریشن سندور یا آپریشن سیاست، مودی سرکار کا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ شیو سینا پارٹی کے لیڈر سنجے راوت نے بی جے پی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپریشن سندور کی ناکامی پر سنجے راوت نے امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سنجے راوت نے کہا کہ 26 خواتین بیوہ ہو گئیں، لیکن مودی حکومت صرف کریڈٹ لینے میں مصروف ہے۔ مودی جی کو شہیدوں سے زیادہ اپنی تصویریں چھپوانے کی فکر ہے۔ مودی سرکار نے سندور جیسے مقدس نشان کی بے حرمتی کرتے ہوئے بی جے پی ورکروں کو سندور بانٹنے بھیج کر عورتوں کی توہین کی ہے۔ بھارتی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما سبرامینیم سوامی نے کہا کہ بھارت میں بسنے والے تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کی تذلیل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے۔ مودی حکومت کے دوران بھارت میں ہندوتوا کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, that's If Muslims become more than 30%, that country is in danger. that sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality, as you know, Yeah. for all persons living in India. I can tell you that's a misinterpretation of Article 14. Article 14 guarantees equality of equals. I'll give you an Are example. all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for There's no citizenship. such thing as equal rights. They're not in an equal category. بھارت میں چھتیس گڑھ کے قبائلی علاقوں میں مسیحی خاندانوں پر ہندوتوا گروہوں کے حملے معمول کا حصہ بن چکے ہیں، جہاں پر خواتین اور بچے نشانے پر ہیں۔ دیوار کے مطابق حملوں میں مسیحیوں کو زبردستی ہندو مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انکار کی صورت میں انہیں تشدد، بائیکاٹ اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چھتیس گڑھ کے ضلع کوڈا میں 18 مئی کو ہندوتوا ہجوم کے پرتشدد حملے کے بعد مسیحی اسکول چلانے والا خاندان جان بچا کر چھپنے پر مجبور ہو گیا۔ دیوار کے مطابق جے شری رام کے نعروں کے ساتھ 100 سے زائد بجرنگ دل کے غنڈوں کا چرچ پر حملہ کیا۔ مودی کی زیر سرپرست پولیس کی جانب سے مظلوم اقلیتوں کی شکایات کو نظر انداز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پولیس نہ صرف حملہ روکنے میں ناکام رہی ہے بلکہ متاثرین کو زبردستی بیان بدلنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ مودی سرکار کے ماتحت ہندوتوا غنڈوں اور تنظیموں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے جو اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز مہمات چلا رہی ہیں۔
मोदी के भारत में मोदी सरकार की क़यादत में मुल्क का हर शोबा ज़बूं हाली का शिकार है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसके मुताबिक फ्रॉड संगीन हद तक बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बैंक फ्रॉड की रकम रवां बरस 36 करोड़ से जायद हो गई है। गुज़श्ता माली साल में 23,000 से जायद बैंक फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि निजी बैंकों के फ्रॉड केसेस का तनासुब 59.42% रहा। अवामी शोबे के बैंकों के जरिए 25 करोड़ रुपए से जायद के फ्रॉड रिपोर्ट हुए। RBI रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 6,000 से जायद फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए, जबकि कर्जों से मुतालिक फ्रॉड की मालियत तकरीबन 33 करोड़ रुपए रही। RBI रिपोर्ट के मुताबिक निजी बैंकों ने सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स रिपोर्ट किए, मगर रकम के लिहाज से ज़्यादा नुकसान अवामी बैंकों में हुआ। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बेहतरीन सहूलियात और इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। उन्होंने हज मिशन अमले के हमरा रिहाइश गाहों, किचन और ट्रांसपोर्ट का तफसीली जायजा लिया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने फ़र्दन आज़मीन हज से मुलाकातें करके मसाइल दरियाफ्त किए और शिकायत के इज़ाले की हिदायत की। आज़मीन हज ने अच्छे इंतजामात पर इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सरदार यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तानियों को पहले से बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और दरपेश मसाइल दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर ने आज़मीन हज को रिहाइशों से हरम तक ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी सफ़र किया और इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक कहा कि मुआहदे के करीब हैं। ओवल ऑफिस वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी हुक्काम गजा में जंगबंदी से मुतालिक अमरीका की नई तजवीज़ पर हमास के बाज़ाब्ता जवाब के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी मुआहदे के काफ़ी करीब है। सदर ट्रंप ने टैरिफ के मामले पर इख्तलाफ दूर करने के लिए चीन के सदर शी जिनपिंग से बात करने का इंदिया दिया। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि दोनों मुल्क इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इस्राइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। सेहूनी फोर्सेस ने वस्ती गजा के अलबुरेज पनागुज़ीन कैंप पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 20 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी शोबे के सरबराह ने कहा कि इसराइल का गजा में खुराक की रसाई को रोकना जंगी जुर्म है। खाने पीने की अशिया रोक कर इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों को भूख से मारना चाहता है। टॉम फ्लेचर ने कहा कि इसराइल ने 3 माह तक खुराक की तरसील की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद पिछले हफ्ते इंतहाई मामूली मिकदार में खुराक की इजाज़त दी। टॉम फ्लेचर ने BBC को अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारे कारकुन गजा से भूख से बिलखने और लोगों के मरने की इत्तलात दे रहे हैं। वो जंगी कार्रवाइयों की खबरें दे रहे हैं और वो बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों की अमवात की भी इत्तलात दे रहे हैं। टॉम फ्लेचर ने कहा कि इसराइल का खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना जंगी जुर्म है। उन्होंने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली पर भी इसराइल को तंबीह करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी इनखला की पॉलिसी पर नज़रसानी करें, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए अक़वाम आलम कब बेदार होगी। उन्होंने सलामती काउंसिल से भी मुतालबा किया कि आलमी इदारा कब नस्ल कुशी रोकने के लिए इक़दाम करेगा। उन्होंने इंसानी ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा कि अगर नस्ल कुशी ना रोकी तो फिर तारीख़ हमारे बारे में फ़ैसला देगी और तारीख़ का फ़ैसला बहुत ही सख्त होगा। दीगर अहम कौमी खबरों का रुख करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOCs ख़त्म करने का हुक्म देते हुए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले आला सतही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे बराबर के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई और सज़ा प्लॉट खरीदने वाले आम आदमी को मिली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि जो स्कीमें बन चुकी हैं उनका कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर आला की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज किया जाएगा और हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डेवलपमेंट और मैनेजमेंट भी मुमकिन हो सकेगी, जिससे अवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाया जा सकेगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पंजाब में 20 लाख केनाल पर कायम हाउसिंग सोसाइटीज़ की कुल तादाद 7,905 है, जिनमें से 2,687 हाउसिंग स्कीमें मंजूर शुदा और बाकी गैर कानूनी या अंडर प्रोसेस हैं।
ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए खास तौर पर पाले गए बकरों के मालिकान इन दिनों बहुत पुरजोश हैं कि उनकी मेहनत का सिला मिलने वाला है। इसलिए इन दिनों वो अपने जानवरों की देखभाल में किसी तरह की कमी नहीं आने दे रहे। रिपोर्ट करेंगे अशफाक अहमद। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए खास तौर पर बकरे पाले जाते हैं और मवेशी मंडियों में इनकी खरीद और फरोख्त भी ज्यादा होती है। हर शख्स खूबसूरत बकरा खरीदना चाहता है। कुर्बानी के बकरे में खूबसूरती का म्यार इसका ज्यादा वजन, ऊंचा कद, रंग, कान, सींग और चेहरा होते हैं। ये सारी खूबियां मिलकर एक बकरे को दूसरे से मुनफरद बनाती हैं। बकरों को हम दूध पिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं, चना खिलाते हैं और गुली इसबगोल की होती है वो खिलाते हैं। थानू भी बड़ा शौक है ना पालन का, ते बड़ी असी इन्हां खूबसूरती मेहनत करते हैं, अच्छी जगह ते बिठाने, अच्छी इन्हां खुराक खवाने। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक हर साल जिला रहीम यार खान में मुख्तलिफ नस्ल के 4 लाख से ज्यादा बकरे पाले जाते हैं। कुर्बानी के लिए पाले जाने वाले बकरों में देसी, दोगले, टैडी और राजनपुरी नस्ल के बकरे ज्यादा शौक से पाले जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर साल हम अपनी औकात से बढ़ के अच्छी कुर्बानी दें, तो उसके लिए हमें फार्मर्स के पास भी घूमना पड़ता है, मंडियां भी घूमनी पड़ती है। फार्मर्स के पास जरा ये होता है कि अच्छी क्वालिटी का आपको बकरा मिल जाता है। खास तौर पर कुर्बानी के लिए पाले जाने वाले एक जवान और सेहतमंद बकरे का वजन 40 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक होता है। इन बकरों को पालने वाले मवेशी पाल भारी भरकम बकरे का मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। रहीम यार खान इन जिलों में शामिल है जहां पर जो बकरे ईद उल अजहा पर लाए जाते हैं वो खास तौर पर ईद पर कुर्बानी के लिए पाले जाते हैं। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। ईद कुर्बान के सिलसिले में मटियारी के इलाके हाला में भी बड़ी ऊंट मंडी सज चुकी है, जहां मुल्क भर के ऊंट लाए गए हैं और खरीदार मंडी से ऊंटों को खरीद कर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदीया, ईरान और दीगर ममालिक में भी कुर्बानी के लिए भेज रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार आदिल। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के सिलसिले में मटियारी जिले के बड़े शहर हाला में एशिया की बड़ी ऊंट मंडी जो है लगाई गई है, जहां पर जो है सिंध समेत मुल्क भर से ऊंट लाए गए हैं, जहां बड़ी तादाद में खरीदार और यहां पर जो है खरीदारी करने में मसरूफ हैं ईद कुर्बानी के लिए। तो आइए मेरे साथ कुछ खरीदार और फरोख्त करने वाले मौजूद हैं, इनसे भी मालूम करते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे 15 लाख लगाए मगर इसकी डिमांड कम मिल रही है। हमने इसको घी खिलाए, बादाम खिलाए। मंडी तो बेहतर है, इतनी ज्यादा चढ़ी हुई नहीं है। पहले भी ऊँट मैंने बच्चों की तरह से छोटा था पाला था, इधर भी लेके आया हूँ। कोई पूछने वाले आते हैं तो बोलते हैं तो भाई ये कितने का है, ये मैं बोल रहा हूँ ये 10 लाख का या 5 लाख में दे दो नहीं, तेरी मर्जी है। महंगे हो या सस्ते, ऊंट खरीद कर ईद कुर्बानी करना है लाजमी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 जून को सियालकोट PP 52 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अवामुन्नास की सहूलत के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है। शिकायत के बरवक्त इजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल सेंटर में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग की सहूलत भी मौजूद है। 1 जून से EMCC पोलिंग के दिन और नताइज के मौसूल होने तक मुसलसल काम करेगा। वज़ीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल तारड़ कहती हैं कि बाहम माजूरी का शिकार अफराद को सहूलियात की फराहमी के लिए सूबाई हुकूमत 1 अरब से ज़ायद की खतीर रकम खर्च कर रही है। हाफिजाबाद में खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और दीगर मुआविन आलात की तकसीम के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार हिम्मत कार्ड, व्हील चेयर्स और दीगर मुआविन आलात की फराहमी वज़ीर आला मरियम नवाज़ के इनकलाबी प्रोग्राम हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ शरीफ के गरीब, मुतवस्सित और खुसूसी अफराद के लिए किए गए कामों की माजी में कहीं मिसाल नहीं मिलती। तकरीब से दीगर मुक़र्ररीन ने भी खिताब किया और वज़ीर आला मरियम नवाज़ के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां बरस दिन का मौजू सेहतमंद आगाज़ और उम्मीद अफजा मुस्तक़बिल है। रिपोर्ट करेंगे दिलावर हुसैन। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम में तंबाकू नोशी के नुकसानात और इससे पैदा होने वाली बीमारियों के खिलाफ शऊर और आगाही पैदा करना है। फालिज, दिल के दौरे, टांगों की कमजोरियां और गुर्दे की ब्लड सप्लाई और आंखों की ब्लड सप्लाई को ख़त्म करके अंधापन, ये सब कुछ स्मोकिंग करती है। सांस के मसाइल हैं, वो अंदर निकोटीन जम जाती है, वो निकोटीन जो वो नहीं निकली है, फिर दोबारा होगी। आज 3रा दिन है, मुझे फिर यहीं पहुंच गया हूँ दोबारा। तंबाकू की रोकथाम का पहला दिन आलमी इदारा सेहत के 1987 में पेश की गई करारदाद के तहत मनाया गया था। आजकल तंबाकू नोशी के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाइप,
गुटखा, शीशा और दीगर तरीकों से भी तंबाकू नोशी की जाती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तंबाकू नोशी दुनिया भर में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन चुकी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 30% से जायद हिस्सा सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू से बनी मुख्तलिफ अशिया जिस्म में उतारता है। तंबाकू नोशी से निजात का आलमी दिन इस बात की याद दहानी दिलाता है कि सेहत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और इंशाअल्लाह ताला रहूँगा तो मैं इस तरह फीली और आप वकला की महफिल में यहाँ मौजूद होते हुए मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ, अनर समझता हूँ कि ये वही लोग हैं कि वो बहुत कुछ सिर्फ नहीं कि अदालतों में केसों की पैरवी करते मगर वही कौम के नुमाइंदगी भी करते। वो सबसे बेहतर जानते हैं कि इस डिवीज़न के आवाम के क्या मसाइल है, उनके अजला के आवाम के क्या मसाइल है, और वही लोग हैं कि वही राय हमवार करने में उनके साथ डेली सैकड़ों लोग आते और उनके साथ मिलते। वो मुल्क की बेहतरी के लिए भी हमेशा अगर चाहे, और बहुत से आप चाहते भी होंगे, अपना एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है और माजी में भी अदा किया है और आपको अदा कर लेना भी चाहिए कि लोगों को हक़ाइक़ दिखाए और फैक्ट्स दिखाए कि क्या हक़ाइक़ है और क्या फैक्ट्स है। मैं अपनी हुकूमत की तरफ से और अपनी लॉ मिनिस्टर की तरफ से, जो भी मेरा एक भाई जैसा है तारड़ साहब, उनकी तरफ से भी नौ मुंतखब कैबिनेट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत, हमारी लॉ मिनिस्ट्री हमसे जो भी आपकी वेलफेयर के लिए, फलाह व बहबूद के लिए और इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आप मजबूत हो तो कानून और आइन की बालादस्ती भी मजबूत हुई तो इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर किरदार अदा करेंगे और माजी में भी किरदार अदा किए और फिर भी अदा करते रहेंगे। मैं अपनी इसी दिन के हवाले से अच्छी बात है और हम ये खुशी महसूस करते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई, लोगों के पास तहफ़्फ़ुज़ात या अपनी जगह मगर ओवरऑल उससे किस तरह इनकलाबी चेंज और उन लोगों को रिलीफ और उनके मुकदमात जो कई सालों से पड़े हुए थे उनको मौका मिला, चांस आना और उनको सुनना, तो हम एक अचीवमेंट उसको समझते हैं और है भी, और वो दिन ब दिन साबित भी होता जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इससे उनके फ़वाइद होंगे। मैं आज की अपनी तकरीर को आगे लेके जाने से पहले अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करने के बाद दोबारा जो मारेका हुआ, मारेका हक़ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें जो किरदार अफवाज पाकिस्तान ने अदा किया और जो पाकिस्तान का नाम जिस तरह 5 मई के पहले दूसरा पाकिस्तान और 11 मई के बाद एक दूसरा पाकिस्तान दुनिया की नक्शे पर उभर आया और वही सबज पासपोर्ट जिसको 5 मई से लोग एक नज़र से देखा करते थे और अभी माशाल्लाह 11 मई के बाद दूसरे नज़र से देखते, तो मैं पूरी कौम को भी उसी पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह पूरी हुकूमत, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उसका एक कैबिनेट का मेंबर होते हुए जिस तरह पूरे प्रोसेस को लीड किया और जिस तरह फैसले दिए, वो भी मामूली दिल वाले नहीं दे सकते, बड़े दिल गुर्दे वाले दे सकते, बर वक्त फैसले किए। और जिस तरह पूरी कौम ने, पार्लियामेंट, पूरी कौम में कलेक्टिवली कहूँगा, जिस तरह पूरी कौम ने साथ दिया, तो वो भी तारीख़ का एक हिस्सा है। ये वही कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी कौम पूरी डिवाइडेड है, कश्मीरी पूरी तकसीम है और अफवाज पाकिस्तान के पुष्ट पर कोई भी नहीं है, खाली है। मोदी का एक ख्याल था, तो मोदी के उन ख्यालात और मफरूज़ों को खाक में मिला दिया। ये आप सब की कामयाबी और हर एक पाकिस्तान की कामयाबी है और हम सबको इसको मनाना भी चाहिए और उस पर फ़ख्र भी कर लेना चाहिए और उसको मिसाल भी सामने रखना चाहिए कि अगर इस तरह कौम की यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, सारे एक पेज पर हो, तो उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकता। कोई बात
بے شک جو ابھی انڈیا لگی ہوئی ہے، اور جس طرح کل بلوچستان میں بھی واقعہ ہوا، اور وہی پراکسی کے ذریعے اگر بارڈر پر ناکام رہے تو اندر کارروائی میں مصروف ہے، مگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ایک بدلہ ایک چیز کا نہیں چھوڑا، اگر آپ نے اٹیک کیا تو اس کے بدلے میں آپ کے کتنے جہازوں کو گرایا، اگر دوبارہ آپ نے اٹیک کیا تو آپ کو کیا نتائج کیا ریزلٹ ملے وہ آپ کو پتہ ہے، انڈیا والے سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو میں دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ وہی پراکسی وار کے اپنے پیسوں اور ایجنٹوں کے ذریعے جو آپ لگے ہوئے اور یا دہشت گردی کی واقعات میں انڈائریکٹلی آپ ملوث ہیں، آپ تو انڈائریکٹلی نہیں کیا، ڈائریکٹلی کلبھوشن دوسروں سے لے کر ہم نے آپ کے ایجنٹس پکڑے ماضی میں کہ وہ پاکستان میں اور بلوچستان میں اور کے پی میں جو واقعات ہو رہے اس میں آپ ملوث رہے، تو ہم ضرور ہر ایک کا بدلہ لینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور انڈیا کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی ایک ایک جوان کی سیویلین ہو یا فوج میں ہو، پولیس میں ہو، جہاں بھی ہو، ایک ایک بندے کے خون کا بدلہ لے بھی سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مودی ہم لے کے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جب یہ ہماری قوم کا عزم ہو اور ہماری پوری پاکستان کی افواج کا عزم ہو۔ میں اسی دن پر جتنی بات کی جائے بہت کم ہے، اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے جو یونٹی دیکھی ہے، جو اتحاد دیکھا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر آپ کو ایک قصہ سناؤں، میں گیا کشمیر میں، یہ کہا جا رہا تھا کہ وہی ایکشن کمیٹی ہے اور سارے انٹی پاکستان ہے اور انٹی آرمی ہے، جب وہی بات شروع ہوئی اور انڈیا کہہ رہے تھے کہ ہم حملہ کریں گے، وہی اس واقعے کے بعد، پہلگام کی واقعے کے بعد، اور میں نے وہی بھی جو لوگوں کے، اور رات کو ہمارے منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہے کہ 20 گھنٹے کے اندر انڈیا حملہ بھی کرے گا۔ مجھے تو لوگوں نے کہا رات کو کہ ساری ایڈمنسٹریشن سارے آئے کہ ابھی تو آپ نکل جائے، میں بالکل اس کی بارڈر پر تھا، LOC پر تھا، نیلم ویلی میں سامنے انڈیا اور اس طرح پاکستان، مگر میں نے کہا میں کس طرح جاؤں کہ یہ کیا میسیج ہوگا۔ میں نے پھر ان کو سنایا کہ یار ہمارے آباء و اجداد KPK سے، فاٹا سے، پاٹا سے اور وہ یا سوات تک ہم ان سے قصے سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ وہی جو کشمیر کا جہاز 47-48 میں تھا تو وہی دیسی بندوقیں لے کر کئی دن پیدل چل کے آ کر اور کشمیر میں جہاد لڑا اور اس کشمیر کو آزاد کر دیا۔ تو میں نے کہا میں بھی ان میں سے ہو، ابھی ویسے بائی چانس آئے ہو تو کس طرح جاؤ، جو بھی ہونا ہے اللہ مالک ہے۔ مگر کل صبح جو میں اٹھ گیا اور میں نے ان لوگوں کا جذبہ دیکھا، میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں، جس طرح لوگ امٹ نکل آئے ہر ایک کونے سے، اور ان کا پاکستان کے ساتھ محبت اور پھر افواج پاکستان کے ساتھ محبت میں نے دیکھا، اور میں جب ان ٹروپس کے پاس گیا جگہ جگہ، جب میں نے ان کا والا جذبہ دیکھا کہ ہر ایک بےتاب تھا کہ ہم تو اس شہادت اور اس کے انتظار میں کہ اپنے اصلی دشمن سے ڈائریکٹ لڑے، ہمیں ابھی موقع مل رہا ہے۔ ان پر ایک خوشی تھی کہ جب شروع ہوگا کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ میں نے انہوں نے دوبارہ اٹیک نہیں کیا تھا اور نہ ہم نے کیا تھا، میں نے وہی جذبہ جب دیکھا، اٹیک ہوا بھی نہیں تھا، میں 27, 28, 29, 30 کو کیا تھا اور یہ واقعہ 20, 21 کو ہوا تھا، اور پھر انہوں نے پہلا اٹیک 5, 6 کو پھر بعد میں کیا۔ مگر میں نے اس ٹائم کہا کہ جب یہ جذبہ ہو، پاکستانی قوم اور افواج کا یہ جذبہ ہو، اس کا طاقت کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا معاشی طاقت کیوں نہیں ہو، کتنا افرادی طاقت کیوں نہ ہو، مگر یہ جذبہ کدھر سے لائے گا؟ یہ جذبہ جو ان لوگوں میں ہے، تو میں کہتا ہوں جب جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور وہی ہو گیا ہم سب کے سامنے کہ جس طرح اس یونٹی سے اور اتفاق سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو گیا، اور ابھی پاکستان جو ہمارے دوست ہے بہت خوش، جتنے ممالک ہے، جس طرح ابھی شکریہ کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب خود بھی گئے ان دوست ممالک کے پاس، اور جو دشمن ہے وہ سوچ رہے کہ ہم مطلب ہے ان کو جو غم ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اور ابھی مجھ سے لوگ ابھی پہلے میڈیا والا اور مختلف لوگ پوچھ رہے تھے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ مخلص رہے، ان کی تو ہر وقت کوشش ہوگی کہ ہمیں میلا میٹ کرے، ہمیں صفائی سے مٹا دے، مگر ہمارا سب سے بڑا
ہماری یہ یکجہتی اور ہماری افواج کی یہ صلاحیت اور قوم کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا، جب تک ہماری یہ طاقت ہو تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بار بار سوچے گا، 100 بار سوچے گا. اب بھی ان کی ذہن اس طرح ہے کہ وہ کسی ٹائم کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ جن لوگوں کو آرڈر دے رہے ہیں وہ سوچتے رہے ہوں گے کہ پہلے کیا تھا، اس کے کیا نتیجہ مل گیا، اگر دوبارہ کرے تو اس کے کیا نتیجہ ملے گا. تو اسی پر ہم ساری قوم فخر کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے. جو کچھ ہم نے دیکھ لیا اور جو کچھ ہمیں کامیابیاں ہوئی، تو سب سے بڑی بات اتفاق، یونٹی، ایک دوسرے کو برداشت کرانا، سارے ایک ساتھ پر چلنا، ملکی مفادات سب سے مقدم سجنا، سب سے بڑی بات. آج اگر آپ باہر کی آپ کے انتخابات ہوئے، آپس میں لڑے، ابھی تو آپ اگر باہر کا صدر بن گیا تو پوری باہر کا ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہے. اسی ٹائم تک ہر نے اپنا کمپین جس طرح چلا لیا، مگر ابھی کلیکٹیو اس کی اس پوری بار کو اس کے ساتھ کڑا بھی ہونا چاہیے اور اس کو سب کی نمائندگی بھی کر لینا چاہیے. جب یہ میسج ہو، ٹھیک ہے، ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے، الیکشن بھی کرے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرے، مگر جو بھی پھر سامنے آ جائے تو پھر ہر ایک آگے، خواہ وہ گورنمنٹ کے لیول پر ہو، حکومت پاکستان ہو، نیچے ہو، دوسرے ہو، کہ پھر سارے مل کر ان کو اس طرح ملکی مفاد کی چیزوں میں سپورٹ کرے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرا ایکسپیرینس بھی رہا ہے. اسی طرح بات ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتے رہتے. میں میرا بھی اس کو بتا بھی دیا کہ میں ابھی ڈسٹرکٹ بار ملاکنڈ کی برداری میں بھی مجھے جانا ہے، پھر ایک اور 2 ایکٹیویٹیز اور بھی، اور پھر میرا جلسہ بھی ہے چکدرہ میں، کوئی شمولیتی جلسہ، اور پھر مجھے لاہور بھی جانا ہے آج کے دن. میرے تو اگر کوئی میرا شیڈیول دیکھے تو اس دن پشاور میں بھی یوم تکبیر بنایا اور رات کو آزاد کشمیر میں میرپور میں بھی بنایا. تو اس طرح اگر محنت نہ کرے اور تگ و دو نہ کرے پھر کام ہو ہی نہیں سکتا. میرا دل تو چاہے کہ آپ کے ساتھ لمبے، مگر آپ کی چند ضروری، چونکہ میں ابھی سامنے دیکھ رہا ہوں آپ کے جو ڈیمانڈز اور ایشوز ہیں اور جو میں کر سکتا ہوں اس پر بھی میں آؤں گا آخر میں. مگر سب سے پہلے میں یہاں ملاکنڈ ڈویژن کے مسائل کی دل سے بات کرتا ہوں. آج میں کوئی اس طرح بات پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا. آپ بھی جو لوگ مجھے نہیں جانتے مجھے جاننے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے. میں آج بھی سے کلیکٹیولی وہی بات کروں گا اس ڈویژن کے مسائل کا. میں ہر جگہ کی نمائندگی دیکھ رہا ہوں، ہر ضلع کی یہاں نمائندگی موجود ہے اور اس کی بات ہمیں کر بھی لینے چاہیے اور اپنا حصہ اس میں ڈالنا بھی چاہیے. ابھی ہمارے ایشو ایک ٹیکسیشن کا ایشو اور وہی جو IMF کے شرائط اور ان کے کنڈیشنز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح علاقہ کس طرح جو پاکستان کا حصہ ہے اور ٹیکس نیٹ ورک سے آؤٹ رہنا. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے، لاسٹ 2 سال میں ہم نے بھرپور کوشش کی اس میں، اور پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کی، وہ ایکسٹینشن ہمیں مل گیا. ابھی دوبارہ جو ٹیکسیشن کمیٹی ہے اس کی رانا ثناء اللہ صاحب اور میں بھی اس کے ساتھ ممبر ہوں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. رات کو بھی میں وہی سے ڈائریکٹ آیا اور اب بھی ہم وہی کوشش کر رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے کہ آپ کو کسی بنیاد پر نہیں کہ ہم کوئی دوسرا مخلوق ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اس پسماندگی اور ماضی کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، اور اب بھی مشکلات ہے یا بہت زیادہ، کہ آپ کو مزید کئی چیزوں میں آپ کو اس طرح، میں اس پر کوئی شوشہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ کل الیکشن ہے کہ مجھے کئی ووٹ کم ملیں گے زیادہ ملیں گے. اور اب بھی میرے پہلے فیصل نے بات کی، میرا ایمان عقیدہ بھی بن گیا کہ اس چیز پر ہے ہی نہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہو. یہ عہدے آنے جانے والی چیز ہے، مگر آپ کی ضمیر مطمئن ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. کہ آپ اقتدار میں ہو گئے، ممبر بن گئے، نہیں بن گئے، مگر آپ کی اپنی ضمیر جب آپ کے ساتھ اختیار آتا ہے تو آپ کو اپنا ضمیر مطمئن. میں نے ماضی میں بھی جو رول ادا کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے اور ابھی دوبارہ بھی کر رہا ہوں. میرے یہ کوشش ہوگی کل تک، رات تک، اور انشاءاللہ تعالی جب نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے. میری کوشش ہوگی کہ آپ کی بقایا جتنے خواہ کسٹم ایکٹ ہے، آپ کی گاڑیوں کی ایشوز ہے، خواہ آپ کے انکم ٹیکس ہے، خواہ آپ کے دوسرے جو سیل ٹیکس
बिलों में आते हैं, क्या आते हैं, बिजली गैस, वही चीज़ें आपको इस तरह कंटिन्यू बरकरार रहे, वही आपको एक्सटेंशन इसमें मज़ीद मिल जाए। और एक सिर्फ वाहिद एक इशू सेल टैक्स का है और उन कारखानदारों का है, वो अब मेरे और आपका आवाम का इशू नहीं है, जिनके घी के कारखाने, स्टील के कारखाने, और वो ज़्यादा भी डाउन, ज़्यादा पंजाब से और सिंध से लोग आए हुए हैं, उन्होंने बना दिए और माल या इसी नाम पर ले आते और फिर आगे बेच देता है, तो उनमें काफ़ी मसाइल है। तो एक सेल टैक्स का, उसकी भी मैंने दरख्वास्त यही की है कि एकदम 18% न लगाया जाए, पार्शली लगाया जाए, आधा लगाया जाए, बकाया इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश होगी जिस तरह सिस्टम था कि उस तरह ये सिस्टम आगे चलता रहे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और सैफ़रान इंजीनियर अमीर मकाम मैंगोरा में तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सवात के अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमेशा पुरअज़्म हैं। वकला बरादरी माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। मार्का हक में पाक फ़ौज के किरदार को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत में वक्फे से बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। तफसील किंज़ा नकवी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश के बायस मौसम इंतहाई सुहाना है। भीगी सड़कें और निखरे निखरे फूल, सरसब्ज़ व शादाब पौधों ने शहर बेमिसाल के कुदरती नज़ारों की खूबसूरती मजीद बढ़ा दी। बारिश से दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या हुई और गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। रावलपिंडी में भी बादलों ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे जुड़वा शहर का मौसम मजीद खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला बरालूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक बारिश बरसाने वाला सिलसिला मौजूद है, जिसने रात गए और सुबह जो है मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की, जिसमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई पंजाब, खिता पटोहार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ इलाकों में आंधी भी चली। ये सिलसिला जो है मज़ीद 24 घंटे पाकिस्तान के बलाई इलाकों में मौजूद रहेगा और ये मज़ीद बारिश करेगा। अगले 24 घंटे ये बारिश करके ये सिलसिला पाकिस्तान के इलाकों से काफ़ी हद तक निकल जाएगा। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि इस्लामाबाद समेत बलाई और वस्ती हिस्सों में आंधी और तेज बारिश के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। अवाम मौसम की अपडेट से बाखबर रहने के साथ गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। किंज़ा नकवी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।